हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा मैथ्स के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन का सीरीज था उसी में ही आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 12 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिसीमा पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप क्रमशः बिंदु R, S और M पर खड़ी होकर आपस में खेल रही हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है, वह O वृत्त का केंद्र है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये यहाँ पर एक आकृति दी गई है, ठीक है। इसमें ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र ये है, जिसका नाम O है, और इस वृत्त पर ये R जो बिंदु है इसका मतलब यहाँ पर रेशमा है, ये जो S बिंदु है यानी कि यहाँ पर सलमा है, और जो ये M बिंदु है यानी कि यहाँ पर मनदीप है। तो ये तीनों जो हैं इस वृत्त पर खड़ी हैं, ठीक है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये RO ये 5 मीटर है। ऐसे ये भी त्रिज्या है जो कि ये भी 5 मीटर, और ये SO जो है ये भी त्रिज्या है तो ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ये तीनों लड़कियां हैं रेशमा, सलमा और मनदीप, तो इन तीनों के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर है, यानी कि रेशमा और सलमा, फिर इसके बाद सलमा और मनदीप, इनके बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर है। तो इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, वे दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहे। एक तो इसमें हमसे पूछा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि रेशमा ये और मनदीप ये, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, यानी RM, इसका मान हमें पता करना है। और दूसरा लंबाई OE का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई OE ये जो इतना आप देख रहे हैं इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम जो रेशमा और मनदीप है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ध्यान से समझिए। जो हमारा ये आकृति है इसमें हमें इस RM का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज RSO, इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, और इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा यहाँ से। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज RSO में, यानी कि जो ये त्रिभुज है RSO, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आप कोई दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। हम इसमें हीरोन का सूत्र का उपयोग करके और इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो इसमें हमारा ये RS है इसको हम क्या करेंगे कि A मान लेंगे। तो RS हमारा 6 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो SO है इसको हम B मान लेते हैं। तो SO हमारा क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसके बाद जो ये OR है इसको हम क्या करेंगे कि C मान लेंगे। तो ये हमारा OR ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया। हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को A, B और C मान लिया, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि S का मान निकालना होता है, यानी कि अर्ध परिमाप। तो S का मान निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा A + B + C बटे 2। तो A का मान कितना है, 6 है, प्लस B का मान कितना है, 5, प्लस C का मान देखिए ये भी 5 बटे में 2। तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 5 11, 11 और 5 16 बटे 2, यानी कि 2 से भाग करेंगे 16 में तो 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा S का मान, यानी कि अर्ध परिमाप। अब हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज RSO का क्षेत्रफल,
और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हीरोन का सूत्र लगा रहे हैं। तो हीरोन का क्या सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? ये होता है हमारा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें सबका मान रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ s है तो s का मान 8 है तो इसकी जगह पे 8 लिखेंगे। फिर s माइनस ए यानी 8 माइनस a का मान कितना है 6 तो ये 6 लिखेंगे। फिर s माइनस बी यानी 8 माइनस b का मान 5 तो ये 5 आ गया। फिर s माइनस सी यानी कि 8 माइनस c का मान 5 तो ये 5 लिखेंगे। अब आगे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये 8 माइनस 6 2 8 माइनस 5 3 8 माइनस 5 3। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 8 को हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 2 क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया। फिर गुणा में ये वाला 2 यहाँ लिखा, फिर ये 3 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है इसीलिए इसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिखेंगे। फिर एक और जोड़ा बन रहा है इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है इसको भी लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 4 तिया 12 तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा ये जो त्रिभुज है RSO इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज RSO का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये त्रिभुज है RSO इसी का ही क्षेत्रफल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इस वाले त्रिभुज में ही यानी RSO त्रिभुज में ही जो हमारा ये RE है ये हो जाएगा हमारा लंब और जो SO है ये हो जाएगा आधार। क्योंकि इसको आप इस तरह से अब देखिए जो हमारा त्रिभुज है ये RSO इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया आधार बन गया और ये क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो इसीलिए इस त्रिभुज का यानी कि RSO का क्षेत्रफल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज RSO का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, तो इसका एक और सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। ये सूत्र आपको पता होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए 1/2 एज इट इज लिखेंगे गुणा में बेस यानी कि आधार, तो इसका आधार ये SO है तो इसीलिए हम इस बेस की जगह पर SO लिखेंगे और हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई क्या है RE तो इसीलिए हम यहाँ पर RE लिखेंगे। ठीक है, और इधर त्रिभुज RSO का क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो कितना है त्रिभुज RSO का क्षेत्रफल, देखिए ये हमने हीरोन के सूत्र से निकाला था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी जगह पर हम 12 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको तो एज इट इज उतारेंगे बराबर 1/2 गुणा SO का मान हमें पता है। देखिए ये जो SO है ये इस वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या जैसा कि हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर की है इसीलिए हम SO की जगह पर 5 लिखेंगे गुणा में ये RE। अब इसके बाद ये 12 इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो इधर भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 5 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा तो इधर बचेगा RE। अब इसके बाद 12 दूना 24 हो गया बटे में 5 बराबर RE। तो 5 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 24 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20 5 अठे 40 यानी कि 4.8 आएगा बराबर में RE। आप 5 से 24 को भाग करके देखना 4.8 आ जाएगा तो RE जो है 4.8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमने RE निकाला। अब देखिए RE क्या है, RE ये हमारा इतना है। ठीक है, लेकिन हमें पूरा RM निकालना है। अब यहाँ पे समझिए कि जो हमारा ये OE है या फिर OS भी कह सकते हैं
तो ये जो हमारा OE है ये इस RM पे लंब है, ठीक है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस तरह से जो ये जा रहा है ये हमारा लंब है इस RM पर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमारा ये OE जो है ये लंब है अगर इस RM पर, तो जैसा कि हमने 10th चैप्टर में यानी वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वृत्त में उसके केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए ये RM क्या हो जाएगा, ये एक जीवा हो जाएगा इस वृत्त की, और ये OE क्या है, लंब है इस जीवा पर। तो ये लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो RE है ये आधा होगा इस पूरे RM का, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि RM जो है ये पूरा दुगना होगा इस RE का, यानी इतने का ये पूरा क्या है, दुगना है। तो इसीलिए इसी चीज को यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि अगर हमारा जो RE है वो 4.8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए RM यानी पूरा जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं RM, ये हमारा क्या होगा कि दुगना होगा RE का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये 2 गुणा RE कितना है 4.8 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे 4.8 लिखेंगे। तो यहाँ से 4.8 का 2 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 9.6, और इधर हमारा है RM। तो RM हमारा 9.6 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो यहाँ पर रेशमा R से हो गया और M से मनदीप, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इस तरह से आपको करना है, ये आप पूरा देख सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि लंबाई OE का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम लंबाई OE का मान कैसे ज्ञात करेंगे, OE ये हमारा इतना है, ठीक है। तो OE का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं त्रिभुज REO, इस वाले त्रिभुज को लेंगे और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो हमारा इस त्रिभुज में REO है यानी ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे REO को और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम कि त्रिभुज REO में, तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा कि जो कोण REO है यानी ये वाला, इसको लिखेंगे सबसे पहले कोण REO, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इसके बराबर में क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इस वाले छोटे वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, इसमें हमारा कर्ण क्या होगा, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा ये RO हो जाएगा। तो कर्ण की जगह पे RO लिखेंगे, इसका स्क्वायर बराबर लंब हमारा ये RE हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे RE और इसका स्क्वायर प्लस आधार ये OE हो जाएगा, तो यहाँ पर OE लिखेंगे और इसका स्क्वायर। तो अब देखिए RO हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर बराबर RE भी हमें पता है, हमने यहाँ पर RE का मान निकाला था। ये देखिए RE का मान हमारा 4.8 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए RE की जगह पर 4.8 और इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस OE का मान हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज उतारेंगे। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 4.8 का जो स्क्वायर है ये हमारा कितना हो जाएगा 4.8 का स्क्वायर। तो जब आप 4.8 का 4.8 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23.04, यानी कि 4.8 का वर्ग 23.04 होता है।
तो इसमें 23.04 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 23.04 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा, OE का वर्ग। अब 25 में से 23.04 को घटाएंगे तो ये बचेगा 1.96 और ये वर्ग को इधर लेके आएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, तो इधर बचेगा OE। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल में 1.96 है, तो इसमें हमारा जो 1.96 का वर्गमूल होता है वो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में OE, तो ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर यही OE का मान है, यानी इसका मान 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 1.96 है तो 1.96, इसमें से आप पॉइंट हटा देंगे तो ये नीचे 100 से भाग हो जाएगा और ये पूरा हमारा वर्गमूल में है। तो अब देखिए 196 का वर्गमूल तो आपको पता ही होगा कि 14 होता है, बटे में 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये हो गया। अब 10 से जब आप 14 में भाग करेंगे तो ये 1.4 ही तो आएगा, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर हमारा OE का मान आ गया। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है, ये हमारा है। अब इसमें हमसे कहा गया है कि बीमा वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का एक साधन है। यह जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जिसका मुख्य रूप से अनिश्चित नुकसान होने पर एक आकस्मिक जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा जागरूकता के लिए एक बीमा कंपनी ने एक विशेष शहर में 2000 ड्राइवरों को यादृच्छिक रूप से चुना। उनकी उम्र और दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजें। प्राप्त डेटा निम्न तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एक सारणी दी गई है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले ये जो है ये हमें ड्राइवरों की उम्र यानी कि उनकी आयु दी गई है। ठीक है, जैसे कि 18 से 29 वर्ष की आयु है, 30 से 50 वर्ष की आयु है, इसी तरह से 50 से ऊपर। अब यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं ये एक साल में दुर्घटना की संख्या हमें दी गई है। जैसे कि सबसे पहले 0 है, 0 के नीचे 440 है। इसका मतलब ये है कि 18 से 29 वर्ष की आयु वाले जो ड्राइवर हैं वो 440 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में एक भी दुर्घटना नहीं किया, जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ, यानी कि 0 दुर्घटना हुआ। इसके अलावा 160 ऐसे ड्राइवर हैं 18 से 29 वर्ष की आयु वाले जिनके साथ एक दुर्घटना हुआ एक साल में। ऐसे ही 110 ऐसे ड्राइवर हैं 18 से 29 वर्ष की आयु वाले जिनके साथ 2 दुर्घटनाएं हुई एक ही साल में। इसी तरह से ये भी हैं। ठीक है, ऐसे ही 30 से 50 वर्ष की आयु वाले जो ड्राइवर हैं उनमें भी आप देख सकते हैं 505 ऐसे ड्राइवर हैं जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ, यानी कि 0। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा है। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले ये पूछा गया है कि शहर से यादृच्छिक रूप से चुने गए ड्राइवर के लिए 18 से 29 वर्ष की आयु और 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हमसे प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में जो है कुल ड्राइवर की संख्या कितनी दी गई है वो हम लिख लेंगे। तो हमें कुल ड्राइवर जो हैं वो 2000 दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा, ये अब देख सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि 18 से 29 वर्ष की आयु और 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 18 से 29 वर्ष वाले जो ड्राइवर हैं जिनके साथ 3 दुर्घटनाएं हुई हैं वो कितने हैं। तो देखिए 18 से 29 वर्ष की आयु ये है। ठीक है, और हमसे कहा गया कि जिनके साथ 3 दुर्घटनाएं हुई हैं, तो 3 दुर्घटनाएं ये रहीं। तो कितने ऐसे ड्राइवर हैं, ये आप देख सकते हैं 61, यानी कि 61 ऐसे ड्राइवर हैं 18 से 29 वर्ष की आयु वाले जिनके साथ 1 वर्ष में 3 दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि 18 से 29 वर्ष वाले ड्राइवर जिनकी 3 दुर्घटनाएं हैं
तो ये हमने लिख लिया कि 18 से 29 वर्ष वाले ड्राइवर जिनकी 3 दुर्घटनाएं हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि E1 यानी कि इवेंट 1 यानी कि घटना 1 मान लेंगे। तो ये कितना है, 61 है। ठीक है, अब देखिए हमसे प्रायिकता पूछा गया है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी किसका लिखेंगे हम, E1 का। इसको हमने E1 माना है तो इसीलिए E1 लिखेंगे। तो देखिए प्रायिकता कैसे बताएंगे हम, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो हमसे पूछा गया होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो हमसे 18 से 29 वर्ष वाले ड्राइवर जिनकी 3 दुर्घटनाएं हैं इसकी प्रायिकता पूछी है, तो ये 61 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में हम कुल जो दिया गया होता है वो लिखते हैं। तो कुल ड्राइवर 2000 है, तो ये आ गया। अब 61 बटे 2000 ये आगे कटेगा नहीं, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप चाहें तो आगे पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। जब आप 2000 से 61 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0305। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो है ये हमारा हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ये आप देख सकते हैं कि शहर से यादृच्छिक रूप से चुने गए ड्राइवर के लिए 1 वर्ष में कोई दुर्घटना न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि 1 वर्ष में एक भी दुर्घटना नहीं हुआ ऐसे कितने ड्राइवर हैं। ध्यान देना, यहाँ पर इसमें हमसे वर्ष की बात नहीं की गई है, यानी कि कितने वर्ष की आयु वाले ड्राइवर हैं जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ है, ये हमें नहीं कहा गया है। सिर्फ हमसे ये कहा गया है कि जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ उसकी प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर जो ये 0 है इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ष में जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ है वो यहाँ पर हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले 18 से 29 वर्ष की आयु वाले ड्राइवर हैं 440 जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ, तो एक तो ये लेंगे। इसके अलावा 30 से 50 वर्ष की आयु वाले ड्राइवर जो हैं वो 505 हैं जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ। ऐसे 50 से ऊपर आयु वाले जो ड्राइवर हैं वो 306 हैं जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुआ। तो इन तीनों को लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमसे इसमें वर्ष की बात नहीं की गई है, यानी कि आयु नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि 1 वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये ऐसे ड्राइवरों की संख्या है जिनके साथ 1 वर्ष में एक भी दुर्घटना नहीं हुआ, इसीलिए इन तीनों को लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ऐसे ड्राइवर जिनकी कोई दुर्घटना नहीं है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि E2 यानी कि घटना 2 मान लेंगे। तो ये कितने हैं, ये जैसा कि हमें पता है एक ये और एक ये है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे यानी कि 440 यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस में 505 प्लस में 306। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 और 6 11 का 1 हासिल 1 4 और 1 हासिल 5, ये 4 5 9 और 3 12 यानी 1251 है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमसे प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता बताएंगे, ये प्रोबेबिलिटी और E2 हमने इसको E2 माना है तो इसीलिए ये लिखेंगे। E2 मतलब इवेंट 2 यानी कि दूसरी घटना। तो देखिए इसमें कितने ऐसे हैं, 1251 ऐसे ड्राइवर हैं, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल ड्राइवर लिखेंगे, तो कुल ड्राइवर 2000 है। अब इसमें जब आप 2000 से इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6255। तो ये हमारा आंसर है, यानी ये प्रायिकता है। तो इस तरह से जो है ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे और दोनों 2-2 नंबर के थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये पूरा 4 नंबर का है, ठीक है। तो इस सैंपल पेपर में हमारे टोटल 14 क्वेश्चंस ही थे। तो इस तरह से हमने इस पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पूरा सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।